बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमने एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एप्लीकेशन कौन सी है। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने देखा था टू बॉल्स थी। वो टू बॉल्स जब कोलिजन करती हैं तो उस वक्त उस उनका मोमेंटम कैसे चेंज होता था। हमने टू बॉल बॉल कंसिडर की थी। हमने इसका मोमेंटम कैलकुलेट किया था बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन और आप जब बॉडीज कोलाइड करती हैं उसके बाद फिर आफ्टर कोलिजन। और हमने देखा था कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन बॉडी का जो मोमेंटम था वो कंजर्व, यानी ये तो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन है मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। तो आज हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या है, हम कंसिडर करते हैं गन एंड बुलेट की। दिस लॉ इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ट्रू नॉट ओनली फॉर बिगर बॉडीज बट आल्सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी ये जो लॉ है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, ये एप्लीकेबल नहीं है ये सब बॉडीज जैसे कि एटम्स, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स या फिर मॉलिक्यूल्स, इन पर भी ये एप्लीकेबल है। उनके जरिए उनका भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है, मॉलिक्यूल्स का भी और एटम्स का भी, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियाइड्स, सब का लॉ जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उस पर ये लॉ होल्ड करता है। लेकिन आज हम एप्लीकेशन इस पर देखेंगे गन और बुलेट की। हम कंसिडर करते हैं एक सिस्टम जो कि गन और बुलेट पर है। बिफोर फायरिंग अगर हम देखें तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट्स क्या है, एज वेल एज दैट ऑफ द गन वाज जीरो, क्योंकि गन चलाने से पहले गन और बुलेट वो रेस्ट में है। तो गन और बुलेट रेस्ट में है तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि वेलोसिटी जो है आपके पास गन की वो भी जीरो है, ये मैं इसको वीजी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट्स है उसको मैं वी बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ बुलेट्स वो भी जीरो है। और आपको पता है मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मोमेंटम इज इक्वल होता है पी इज इक्वल टू एम वे, मैस प्रोडक्ट वेलोसिटी। क्योंकि अब वेलोसिटी दोनों की जीरो है तो मोमेंटम जो आपके पास होगा गन का वो भी जीरो होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी वेक्टर जीरो होने की वजह से होगा। तो टोटल मोमेंटम क्या होता है, सम ऑफ ऑल द मोमेंटम्स। तो इन दोनों का सम आप अगर बुलेट्स का और गन का निकालेंगे मोमेंटम तो वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। तो इनका अगर सम करेंगे, जीरो को जीरो में प्लस किया तो आपका आंसर फिर भी जीरो हो जाएगा। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आपका जीरो है। अगर हम देखें, ये तो बात होगी बिफोर कोलिजन की, ये कोलिजन कह लें या बिफोर फायरिंग कह लें, कोलिजन की वजह से ही फायरिंग होगी ना। जब गन बुलेट्स के साथ स्ट्राइक करती है तो कोलिजन होती है तो गन फायर होती है। तो ऐसा गन मोमेंटम, बुलेट्स क्या करती है, गन को छोड़ देती है और वो मोमेंटम गेन कर लेती है। अब मोमेंटम गेन किया है, टू कंजर्व द मोमेंटम द गन रिक्वायर्स बैकवर्ड। आपने देखा होगा जब भी गन को फायर करें तो बुलेट्स आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करती है, जबकि गन को आप देखते हैं रिक्वायल होती है बैकवर्ड मूव करती है। अब बैकवर्ड मूव करनी है तो वो क्यों कर रही है, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए वो मूव कर रही है बैकवर्ड। गन बुलेट्स फॉरवर्ड मूव कर रही है जबकि गन रिकॉइल होती है बैकवर्ड मूव करती है। तो इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट क्यों है, क्योंकि जब बुलेट्स फॉरवर्ड मूव करती है तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गन, आप देखते हैं आपको झटका सा महसूस होता है, जब फायर करें तो गन पीछे की तरफ मूव करेगी। Now, according to law of conservation of momentum, the total momentum of the gun and bullets will also be zero after the gun is fired. यानी अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखें तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन अगर जीरो है तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो वो कैसे जीरो होगा, हम सपोज करते हैं यहाँ से, लेट एम बी द मास ऑफ द बुलेट एंड वी इट्स वेलोसिटी ऑफ ऑन फायरिंग द गन। ये स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ बुलेट्स है,
बुलेट्स है, और ये एंड एम कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द गन, एंड वेलोसिटी ऑफ गन क्या है, कैपिटल वी है। वेलोसिटी गन एंड bullet after the gun is fired, before का मूवमेंट आपके पास गन का, जिसको मैं पेज हमने ये कहा है कि जो गन का मास है वो कैपिटल एम है और उसकी वेलोसिटी कैपिटल वी है। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट आफ्टर द गन इज फायर्ड क्या होगा, ये मोमेंटम किसका है, गन का है, और ये मोमेंटम किसका है, ये बुलेट्स का है। तो टोटल मोमेंटम हम क्या करेंगे, दोनों को सम करेंगे, तो एम वी प्लस स्मॉल एम वी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखें तो उसके मुताबिक क्या होता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन या टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो इसमें देखें टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग और टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग हमारे पास क्या था, जीरो था, हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। और टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग क्या है, वो ये हमने कैलकुलेट किया, ये आफ्टर फायरिंग। तो एम वी प्लस एम स्मॉल वी इज इक्वल टू जीरो। यानी ये यहाँ पर क्या किया है कि जो बिफोर फायरिंग है उन्होंने राइट साइड पे लिख दिया, और आफ्टर बिफोर फायरिंग ये है, और बिफोर फायरिंग उन्होंने राइट साइड पे लिख दिया और आफ्टर लेफ्ट साइड पे। तो इस पर कोई भी इक्वेशन पर फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से देखें, जो स्मॉल एम वी है ये प्लस का साइन है, राइट साइड पे आएंगे तो ये माइनस का साइन हो जाएगा। और यहाँ से हमने कैपिटल वी, ये गन की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो गन की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ये कैपिटल एम इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मीन्स हमारे पास जो गन की वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम, और साथ वेलोसिटी किसकी, बुलेट की। अब ये इक्वेशन हमें क्या देती है, ये इक्वेशन हमें बताती है कि जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है गन की वो कितनी होगी। अब एक तो इसमें नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ एंड वेलोसिटी ऑफ गन आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यानी जिस डायरेक्शन में बुलेट मूव करेगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी रिकॉइल होगी, और अगर जिस डायरेक्शन में गन रिकॉइल होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बुलेट्स मूव करेगी। नेगेटिव साइन इंडिकेट प्रेस हार्ड होता है ड्यूरिंग सिंस मास ऑफ द गन इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। यानी हमारा हम जब फायर करते हैं तो उस वक्त जो गन की रिकॉइल हो रही होती है वो बहुत कम होती है। वो किस वजह से कम होती है, वो इस वजह से होती है क्योंकि ये जो स्मॉल एम है ये किसका मैस है, ये मैस ऑफ बुलेट है। ये बहुत स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू मैस ऑफ गन। तो इस वजह से वो रिकॉइल वेलोसिटी बहुत कम होती है। नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं है कि इस फैक्टर की वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव का साइन का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी ऑफ गन है वो ऑपोजिट है टू द वेलोसिटी ऑफ बुलेट्स है। हम कंसीडर करते हैं एक एग्जांपल कि हमारे पास जो मास ऑफ बुलेट्स है ना, इसको मैथमेटिकली भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मास ऑफ बुलेट्स हमारे पास है 100 ग्राम, 100 ग्राम है, और मास ऑफ गन हमारे पास 2 kg है। तो 2 kg को अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, चलें 2 kg कर लें, हम ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, इन ग्राम को भी किया तो यह हमारे पास आ जाएगा 0.1 kg। ठीक, और जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट्स है जब फायर करें तो
सपोज कर लें कि 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट्स है हमारे पास। हमने कंसीडर ये किया था कि मास ऑफ बुलेट्स 0.1 kg और मास ऑफ गन वो हमने 2 kg कंसीडर किया था। और वेलोसिटी हमने कंसीडर की थी 100 मीटर पर सेकेंड बुलेट्स की। हंड्रेड मीटर पर सेकेंड। तो हम अगर इन वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें, इस इक्वेशन में, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? मास ऑफ बुलेट्स क्या है? 0.1 मीन 0.1 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम देखते हैं कितना आंसर आता है इसका। ये पॉइंट को अगर यहाँ से किक आउट करेंगे तो नीचे आपके पास आ जाएगा 10, और ये 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20, 20 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0 0 से कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। तो आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो 100 वेलोसिटी देखें, जो गन की वेलोसिटी या रिक्वायर्ड वेलोसिटी वो कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। जबकि बुलेट्स की कितनी वेलोसिटी है? बुलेट की वेलोसिटी कितनी हमने कंसिडर की थी? 100। लेकिन गन का वेट 2 kg नहीं होता, 2 से ज़्यादा ही होता है। तो देख लें, इतनी ज़्यादा गन की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, सॉरी बुलेट्स की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। तो इससे हमें पता चलता है कि जब गन से फायरिंग की जाती है तो उसका जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होती है, या हमारा जो शोल्डर है प्रेस होता है, वो फोर्स कम प्रोड्यूस करता है ड्यू टू स्मॉल अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड वेलोसिटी। ओके बच्चों, आगे जो एप्लीकेशन इसकी है वो है एप्लीकेशन इन रॉकेट और जेट इंजन। जेट इंजन या फिर रॉकेट में ये एप्लीकेशन कैसे यूज होती है? रॉकेट और जेट इंजन आल्सो वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। इन बोथ देम गैसेस आर प्रोड्यूस्ड एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल। जो हम रॉकेट या जेट इंजन में फ्यूल फिल करते हैं, उनके बर्न होने की वजह से हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। वो हॉट गैसेस जब डाउनवर्ड एक्ट करती हैं तो उसके रिएक्शन के तौर पर जो जेट इंजन होते हैं या फिर रॉकेट होते हैं वो अपवर्ड मूव करते हैं। These gases rushes out with large momentum. Therefore, the rockets or jet engines gain an equal and opposite momentum. This enables them to move with very high velocities. अब जो जेट इंजन या रॉकेट आपके पास होता है, अगर हम रॉकेट की बात करें तो रॉकेट के अंदर चैम्बर बने होते हैं। यानी इस तरह रॉकेट है तो उसके अंदर चैम्बर बने होंगे। चैम्बर में जो उसके खाने बने होते हैं, और यहाँ पर टॉप पर उस आपका वो ऑपरेटर्स होता है जिसको आपने स्पेस में या कहीं सैटेलाइट पर या यहीं कहाँ भी स्पेस में जहाँ भी भेजना होता है वो यहाँ पे आप रख देते हैं। अब जब इनिशिएट किया जाता है, रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, तो क्या होता है, जो फर्स्ट चैम्बर है उसके अंदर जो फ्यूल होता है, आई थिंक उसकी क्वांटिटी होती है 40 टन पर सेकेंड वो फ्यूल यूज करता है मेरे ख्याल में। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 400 kg है या फिर 40 टन है। एक सेकंड के अंदर वो 400 या 40 टन फ्यूल को यूज करता है इनिशिएट के दौरान। तो जब वो हम उसको लॉन्च करने लगते हैं तो ये फर्स्ट चैम्बर के अंदर जो फ्यूल होता है वो हॉट गैसेस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करती है, हॉट गैसेस डाउनवर्ड मूव करती हैं। और जब हॉट फोर्सेस डाउनवर्ड मूव करती हैं तो इस इक्वेशन के मुताबिक देखें, वेलोसिटी अगर उनकी डाउनवर्ड लग रही है तो उसके ऑपोजिट वेलोसिटी अपवर्ड रॉकेट को मिलेगी, और रॉकेट जो होता है वो अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देता है। जब ये फर्स्ट चैम्बर बिल का सारा फ्यूल यूज हो जाता है तो यहाँ से ये चैम्बर डिस्कनेक्ट हो जाता है, यहाँ से ये चैम्बर डिस्कनेक्ट हो जाता है और ये नीचे गिर जाता है, और ये आगे वाले चैम्बर के अंदर जो फ्यूल होता है उस फ्यूल को इनिशिएट कर देता है और वो फ्यूल यूज होना स्टार्ट हो जाता है।
ऐसे अब जब ये फ्यूल इस्तेमाल होता है तो उस वक्त ये रॉकेट मोमेंटम काफ़ी गेन कर लेता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्यूल बर्न होने की वजह से इसने बहुत ज़्यादा मोमेंटम गेन कर लिया होता है। अब उस फ्यूल के यूज़ होने जब हो जाएगा तो ये भी चैम्बर नीचे गिर जाएगा, फिर इस चैम्बर की बारी आ जाएगी। इस तरह ये चैम्बर के ऊपर चैम्बर लगे होते हैं, और जितना आप कैलकुलेशन पहले पूरी कंप्लीट कर ली होती है कि इतने डिस्टेंस अगर हमने रॉकेट को पहुंचाना है तो हमें कितना फ्यूल देना पड़ेगा उसे। और आपको पता है जब रॉकेट या फिर कोई भी सैटेलाइट वगैरह आप या स्पेसशिप आप भेजना चाहते हैं स्पेस में, तो ओजोन लेयर से ऊपर जब वो स्पेस में चली जाती है तो वहाँ पर आप तो पता है कि हर बॉडी सेम वेलोसिटी से मूव कर लेती है, यानी उसमें सिर्फ आपको डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत होती है, बाकी वो ऑटोमेटिकली मूव करती रहती है। तो ये ऊपर वाला जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम में सोलर पैनल वगैरह लगे होते हैं और वो ऑपरेटर्स होता है जो आपने स्पेस में पहुंचाना होता है। सेम ऐसे ही जेट इंजन हम देखते हैं वर्क करते हैं। जैसे हम JF-17 थंडर है हमारा, या JF-17 न्यू लॉन्च जो किया है पाकिस्तान ने, तो उसमें भी आप देखते हैं कि वो 4 मिनट के अंदर अगर वो लाहौर से कराची में जा रहा है ना, तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा क्यों है? उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा इस वजह से है कि वो उतना अच्छा फ्यूल और उतना ज़्यादा फ्यूल वो इस्तेमाल भी करता है। और आपको पता है एक जो जेट है हमारा या JF-17 है वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा आसमान पर चल सकता है, वहाँ पे ट्रैवल कर सकता है। काफ़ी ज़्यादा फ्यूल होने के बावजूद इतना कम टाइम क्यों लगाता है? क्योंकि वो फ्यूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। उसके अलावा अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें फ्यूल के मुतालिक, तो हमारे पास जो बाईसाइकिल्स होती हैं 70 जो होती हैं, वो बहुत कम फ्यूल के साथ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर जाती हैं, यानी 1 लीटर में तकरीबन 60 किलोमीटर कवर कर जाती हैं। और हमारी जो गाड़ी होती है इनका इंजन कितना होता है 70 cc, और जो गाड़ियाँ होती हैं उनका किसी का 800 होता है, किसी का 100 होता है, किसी का 500 cc होता है। तो वो 1 लीटर पेट्रोल के अंदर कितना डिस्टेंस करती हैं, 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर या 15 किलोमीटर करती होंगी। तो ये 60 किलोमीटर कर रही हैं एवरेज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो जितना इंजन की पावर कम होगी उतना वो डिस्टेंस भी ज़्यादा करता है। ठीक है बच्चों, ये आपका काम था।